नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो किसी ने रेनकोट पहनकर नहाते नहीं देखा था। भले ही सदन में किसी ने यह बात कही थी कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं, लेकिन पूरे देश ने लोअर टी शर्ट और मफलर बांधकर डुबकी लगाते हुए जरूर देखा है किसी को। और किस दिन देखा है? जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, जिस दिन दिल्ली में जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव पर कर रही है। और जो डुबकी लगाते हुए जिन्हें देखा गया, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लोअर टी शर्ट और मफलर में डुबकी लगाते हुए इस देश ने जो देखा, रेनकोट वाली बात याद आ गई। लेकिन क्या दिल्ली का वोटर इन सब चीजों को देखकर चुनावी हिंदुत्व की बयार में, लोअर टी शर्ट वाले हिंदुत्व की बयार में और मफलर वाले हिंदुत्व की बयार में बह जाएगा? मफलर वाले नेता के मोहपास में दिल्ली 10 सालों से बधी हुई है, लेकिन अब मफलर वाले हिंदुत्व जिसमें लोअर टी शर्ट के साथ मफलर है, दिल्ली बह जाएगी। ताजा हाल यह है कि तकरीबन एक बजे तक 33% वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पिछले चुनाव की अपेक्षा थोड़ा स्लो वोटिंग प्रोसेस बताया जा रहा है 2020 से तुलना करें तो। और 2020 की बात करें तो 2020 में पहली बात की छुट्टियों के दिन चुनाव था। और इस बार थोड़ा कम होने के पीछे जो वजह बताई जा रही है कि बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स के नाम जो आम आदमी पार्टी के आरोप है कि वोटर लिस्ट से काट दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली जा किधर रही है, दिल्ली के दिल में क्या बसा है और दिल्ली किस तरह से फैसले ले रही है। सीधे दिल्ली के कई बूथों का हालचाल जानकर अभी तत्काल अपने घर में लौटे ऋषि मिश्रा जी के पास हम चलते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इन चुनाव को नमस्कार। बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ एनालाइज कर रहे हैं। क्या लगता है, रात तक जो खबर आ रही थी कि चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या दलित समुदाय हो या झुग्गियों में रहने वाली दिल्ली की आबादी हो, उसने इधर उधर का डेविएशन छोड़कर अपने पुराने घर को थाम लिया है? क्या ये बात बूथ पर दिखाई दे रही है? झाड़ू, कमल और पंजा के बीच में अंततः तो ये सबको पता है कि दिल्ली की अधिकांश सीटों पर मुकाबला झाड़ू बनाम कमल के बीच आकर टिक गया है। लेकिन झाड़ू कितना महत्वपूर्ण हो गया है दिल्ली के चुनाव में और कमल कितना महत्वपूर्ण है, खासकर लोअर टी शर्ट और मफलर वाले हिंदुत्व, मफलर इन तीनों के साथ डुबकी लगाने वाले हिंदुत्व के दौर में क्या लग रहा है आज के वोटिंग ट्रेंड को देखकर? देखिए, वोटिंग ट्रेंड को देखकर या उससे पहले के जो हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया और लोगों का जो मूड हमने देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को लीड है। अब लीड कितना है, पिछले साल वाली है या उससे पिछले साल वाली है, तो उसमें मेरा राय है कि लीड थोड़ा कम होगा। वो संख्या क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी थी, उसमें मुझे लगता है कि कुछ कमी आएगी। नंबर वन। नंबर टू, कांग्रेस ने कई सीटों पे एक नया मतलब दिलचस्प बना दिया है। आप जैसे आप देख लीजिए, चांदनी चौक देख लीजिए, जंगपुरा देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ये पटपरगंज मनीष सिसोदिया वाला सीट देखिए, जहां से कांग्रेस के अब पूर्व मनीष प्रदेश सिसोदिया अध्यक्ष नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया मनीष पटपरगंज सिसोदिया में नहीं वाले, है, हाँ अब अवध ओझा हाँ, है। लेकिन फिर भी लोग पटपरगंज मनीष सिसोदिया के नाम से ही जानते हैं। अवध अब वो अवध ओझा जंगपुरा आ उम्मीदवार है चुके आम हैं। आदमी पार्टी के, जंगपुरा। तो कई ऐसे सीट हैं जहां कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतार कर, जैसे अलका लांबा वाला ही सीट देख लीजिए। तो कई ऐसे सीट हैं जहां कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर आम आदमी पार्टी का खेल जो है बिगाड़ने का काम किया है। और लेकिन ओवरऑल आप देखें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस परसेंट 3-4% से बढ़कर 12-13% ओवरऑल पूरे दिल्ली में नुकसान पहुंचाने के कैपेसिटी में पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। यदि यह परसेंटेज 15% के आसपास होता है, क्योंकि आप कभी भी देखिए दिल्ली में जब त्रिकोणात्मक चुनाव हुए हैं और दो मेन प्लेयर के बीच में जो तीसरा प्लेयर है 12 से 15, 14, 15%, 16%, 17% यदि वोट तोड़ने में सफल रहे हैं, तो ऐसे माहौल में बीजेपी ऐसे माहौल जो है, ऐसे इक्वेशन है जो बीजेपी को
सूट करता है। तो फिर भी मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी में इतना फासला है और कांग्रेस जिस मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था उस मजबूती से पूरे दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल जो तबका कांग्रेस के साथ जाने के मूड में भी रहा होगा, खासकर एग्रेसिव तबका, वो हो सकता है कि लास्ट आवर में वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर जाए। अब कितना शिफ्ट हो पाता है, कितना एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 11 साल से आम आदमी पार्टी है और कोई भी आदमी कितना भी पॉपुलर हो, यदि 11 साल से उस पार्टी और उस व्यक्ति का सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक जी जो है, कई ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो उसी फार्मूला पे विश्वास कर रहे थे, जैसे बीजेपी के कई सांसद इस मुगालते में रहे और चुनाव भी हारे कि नरेंद्र मोदी है उनके नाम पे वोट मिल ही जाएगा। और कई ऐसे सांसदों विधायकों को मैं जानता हूं जो अपने बड़े नेताओं के बल पे उनको ये वो आश्वस्त रहते हैं कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे और क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं। यही स्थिति कुछ जगहों पे आम आदमी पार्टी के साथ भी रहा और आपने देखा भी कि आम आदमी पार्टी ने कई अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है। अब देखिए एंटी इनकम्बेंसी कितना ओवरकम कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। जी ऋषि जी, दिल्ली के बारे में बता दें कि तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर है 70 विधानसभा सीटों पर। सबसे बड़ी विधानसभा इन टर्म्स ऑफ वोटर विकासपुरी है। विकासपुरी में 4 लाख, 4.25 लाख से ज्यादा वोटर है और बाकी कहीं तो 1 लाख, कहीं 90,000, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1.25 लाख, इस तरह से वोटर है ज्यादातर विधानसभा सीटों पर। सबसे दिलचस्प लड़ाई जो हो रही है वो नई दिल्ली सीट पर है, जहां आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस से संदीप दीक्षित और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा है। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह की सीट पर चुनाव हो रहा है, जहां की कांग्रेस की अलका लांबा और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदोड़िया, वो कालका जी की सीट है। इसके अलावा जंगपुरा की सीट पर भी कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी दिखाई दे रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया इस चुनाव में, इस मुकाबले में फंसे हैं। और यहां से दिल्ली कांग्रेस की कभी दिग्गज नेता रही और 1998 में शीला दीक्षित के सामने मुख्यमंत्री पद की कैंडिडेट मानी जा रही ताजदार बाबर के बेटे फरहाद सूरी भी चुनाव लड़ रहे हैं जंगपुरा सीट पर। 18,000 के करीब अल्पसंख्यक वोटर वहां बताए जाते हैं। पटपड़गंज में सोशल मीडिया वाले मास्टर साहब, पता नहीं कितना पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, मुझे तो कहीं से वो मास्टर साहब लगते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया वाले मास्टर साहब जो हैं वो अवध ओझा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं उस वहां कांग्रेस मुकाबले को विश्लेषकों की माने तो तिकोना बनाती दिखी थी, लेकिन आज के दिन तिकोना, दोकोना या बहुकोना का मतलब नहीं है, क्योंकि आज तो जब हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब मैदान में है, सब जनता जिनको वोट दे रही है वो जा रहे हैं। और इसमें जो कांग्रेस मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही थी, उसमें सीलमपुर की सीट है, उसमें बाबरपुर की सीट बताई जा रही है, उसमें ओखला की सीट है और उसमें दक्षिण दिल्ली की भी एक सीट बताई जा रही है, मेहरौली के आसपास की सीट, जहां कांग्रेस काफी ठीक ठाक चुनावी लड़ाई लड़ रही है। संदीप दीक्षित के बारे में भी यही चर्चा है। बादली, आपने छोड़ दिया, बादली जहां से प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, बादलीपुर की सीट है जी, वो देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ये सब सीटें त्रिकोणीय मुकाबले वाली मानी जा रही है। लेकिन आज के दिन ऋषि जी, क्या लगता है, एक तरफ दिल्ली के मिजाज में अल्पसंख्यकों के बीच चर्चा थी कि ये पहले कांग्रेस की तरफ मुखातिब है, कांग्रेस उनका पहला प्यार हो गई है, लेकिन आज जो कल तक जो जानकारी मिली थी उसमें यह था कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के दिलों में बसती तो है, लेकिन चुनाव आते आते वही होता है कि भाजपा को हराना प्रमुख लक्ष्य है। और उसमें सिर्फ एक खास अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, बल्कि दिल्ली में जो दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के लिए निगम बोध घाट पर उनको ले जाए जाने की जो बात हुई उससे खफा दिखाई दे रहा है, और वो भी भाजपा हराओ जैसे नारे पर कथित तौर पर चलता हुआ दिख रहा है। ये बात मैंने जो सुनी है, क्या लगता है आपको? तमाम ऐसी स्थिति होगी, प्रमुख एक तरफ और बाकी जमीन दिल्ली के वोटर्स का मिजाज एक तरफ, क्या लग रहा है? दिल्ली में पन्ना प्रमुख ये सब चलता नहीं है। अब आप पिछले चुनाव में भी देखा, अमित शाह गली गली घूमे, नरेंद्र मोदी ने कितना जोर लगाया,
उस समय माहौल भी शाहीन बाग वाला ये वो था कि जो बीजेपी को सूट करता है। उसके बावजूद भी आपने देखा कि 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के झोली में दिल्ली की जनता ने दे दी। तो उस समय शाहीन बाग वाला इशू था। आपने देखा कैसे शाहीन बाग को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा गया और कैसे स्मार्टली अरविंद केजरीवाल ने उसको हैंडल किया। तो ये है। लेकिन देखिए, नो डाउट मुस्लिम तबका में कांग्रेस का प्रेजेंस है और कांग्रेस को ये तबका चाहती भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को हराने की कैपेसिटी में कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चांदनी चौक का को आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 वहां पे वार्ड हैं। आपको जामा मस्जिद, सिविल लाइन और एक वार्ड में नाम उसका भूल रहा हूं। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जब मैंने आम लोगों से पूछा, पिछले चुनाव की मैं आपको बात बता रहा हूं, अलका लांबा सिटिंग एमएलए थी उस समय आम आदमी पार्टी से, और बाद में वो कांग्रेस में चली आई, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी। एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो अलका लांबा से नाराज हो या अलका लांबा के कार्य प्रणाली से नाराज हो या अलका लांबा सक्रिय नहीं रही हो। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप वोट किसको देंगे, तो बोले तब मुस्लिम तबका के जो लोग थे उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी। मतलब क्यों? वोट खराब नहीं करना चाहते। यदि ये सेंटीमेंट आज यदि चल गया हो तो फिर आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। हालांकि कई ऐसे सीटें हैं, कालका जी है, चांदनी चौक का है, जंगपुरा है, नई दिल्ली का सीट है, पटपरगंज का सीट है, कई ऐसे सीट है, एक जहां से हारून यूसुफ लड़ रहे हैं, बल्ली मारान, ये तमाम सीटें हैं जहां कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, क्या ऐसे परिस्थिति में जहां बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार हमें कुछ न कुछ हाथ लग सकता है, ऐसी स्थिति में वो तबका किसके साथ जाना पसंद करती है? दूसरी बात, बीजेपी के स्ट्रेटजी को लेकर भी सवाल है। एक तरफ बीजेपी क्या कहते हैं आपको अभिषेक जी, रेवड़िया जो कल्चर है उसका विरोध शुरू में नरेंद्र मोदी ने किया कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देती है। आप देखिए, पहली बार मैंने देखा है कि आम आदमी पार्टी के नैरेटिव में बीजेपी फंसती हुई दिखी है। और अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया था एक तरह से कि यदि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि हम जो है रेवड़ियां जो बांट रहे हैं वो गलत है, तो ये ओपन पब्लिक डोमेन में आके ये घोषणा कर दे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन तमाम चीजों को जो स्कीम चल रहे हैं उसको बंद कर देंगे। हालात ये हुआ अभिषेक जी कि अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा किया उससे 2 कदम आगे बढ़ के बीजेपी ने घोषणा कर दिया। जिस रेवड़िया कल्चर का आप विरोध कर रहे थे उसी रेवड़ी कल्चर को आप अपनाते हुए दिखे। अपनाते हुए ही नहीं, 2 कदम आगे बढ़कर आपने घोषणा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नैरेटिव में बीजेपी फंसती हुई दिखी है। हर दिन आपने देखा होगा कि हर दिन अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव सेट करते थे और उसको पूरे दिन बीजेपी काउंटर करती हुई दिखती थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लीड है। कितना लीड है, कितना नुकसान होगा, कितना इनकम्बेंसी को ओवरकम कर पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आज के डेट में भी मुझे लगता है कि कंफर्ट पोजीशन में आम आदमी पार्टी है और अपने बलबूते सरकार बनाती हुई दिख रही है। जी ऋषि जी, चूंकि आप ग्राउंड जीरो से लौटे हैं, फिर आपको ग्राउंड जीरो पर जाना है। सीधा सवाल आपसे, आपने जो नजारा देखा, वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है? वोटर क्या सोच करके देख रहा है? क्या जो मोदी जी वहां स्नान कर रहे हैं मफलर और टी शर्ट लोअर पहन करके, अमित शाह भी स्नान कर रहे थे तो स्नान वाली मुद्रा, स्नान वाली भाव भंगिमा में थे। उसके बाद अखिलेश यादव भी स्नान कर रहे थे तो उनकी अपनी भाव भंगिमा थी। लेकिन मोदी जी जो पूरे कपड़े पहनकर स्नान कर रहे हैं और बिल्कुल रेन कोट वाली बात वही बोल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनके स्नान का जिस तरह से गोदी मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही है, कुछ तो नहाने के तरीके भी बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ तेज और सबसे तेज चलने वाले चैनल हैं, नहाने के तरीके बता रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि नहाने के तरीके बताए जा सकते हैं, नहाने के तरीके भी बता रहे हैं।
क्या लगता है दिल्ली के वोटर पर उसका असर है, या दिल्ली की जो आबादी है जिसमें ज्यादातर लोग 50-60 हजार रुपए महीने से कम कमाने वाले परिवारों से है, 90% लोग, जिनके लिए 200 यूनिट बिजली, पानी ये सब मायने रखता है। सरकारी स्कूलों की सुधरी व्यवस्था मायने रखती है, क्योंकि उनका 10 से 12 हजार रुपए का बजट उससे तय होता है, जो बड़ी रकम होती है। तो वो मुद्दा प्रमुख है, या फिर लोअर टी शर्ट में और मफलर में नहाने वाला मुद्दा दिल्ली के वोटर के बीच चुनावी हिंदुत्व की बयार बहाने में कारगर है? मुझे मुझे तो आश्चर्य लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये आया था खबर कि वो 5 तारीख को नहीं जाएंगे। जो हादसा हुआ, हादसा के बाद ये घोषणा किया गया था कि 5 तारीख का जो पूर्व निर्धारित कुंभ का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव और वोट ऐसा होता है अभिषेक जी, का मुंह जाता नहीं। और प्रधानमंत्री इस प्रकार के खेल करने में बहुत ही निपुण है, खासकर भाजपा और प्रधानमंत्री। टाइमिंग देखिए ना, आप कहीं भी विगत 10 चुनावों का आप टाइमिंग उठा कर देख लीजिए, जिस दिन वोटिंग हो उस दिन प्रधानमंत्री कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। यदि बगल वाले क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो उसके बगल वाले क्षेत्र में आके वो मतलब अपना चुनावी प्रचार शुरू कर देते हैं। आज का ही डेट क्यों चुना गया? ताकि जो गोदी मीडिया के स्क्रीन पे नरेंद्र मोदी जी को नहाते हुए, कुंभ में नहाते हुए दिखाएं। ये धर्म और आस्था के बुनियाद पे जो राजनीति का जो फसल काटना चाहते हैं, वो कम से कम दिल्ली और बिहार में तो कम से कम नहीं चला है। 2015 में आपने देखा ना, बिहार में अमित शाह ने क्या कहा, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान के बीच की लड़ाई है। भाई भाई लोकतंत्र का चुनाव शमशान वर्सेस कब्रिस्तान क्यों होगा? दिवाली ईद के बीच में क्यों चुनाव होगा? गाय और बकरी के बीच में क्यों होगा? बताइए। मतलब ध्रुवीय हर चीज में आप मतलब धर्म को ले आते हैं। और आप आपने आज गिना क्या कितने कैमरे थे? बताइए कौन सा स्नान है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरों के बीच में। अब बताइए, कैमरा लेकर नहाना एक नया तरीका है। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि आप लोग भी भाई देख लीजिए, कैमरा लेकर नहाना एक नया तरीका है। नहाने जाइए तो कैमरा लेकर जाइए, देखिए अपना कैमरा लेके चलो। एक बनियान कंपनी का ऐड आपने देखा होगा ऋषि जी, एक बनियान कंपनी का ऐड देखा होगा आपने, अपना लक पहन के चलो। उसी तरह से अपना कैमरा लेके चलो, नहाने भी जाओ तो कैमरा लेके जाओ। हमारे प्रोग्राम को 24 घंटे के अंदर में 1.5-2 लाख लोग देखते हैं। मैं तमाम सम्मानित दर्शकों से ये अपील करूंगा कि ये मैसेज करें, ये आप अपना राय दें कि आप लोग भी जब नहाने जाते हैं तो क्या अपने पत्नी, अपने भाई या अपने बेटे या अपनी बहन को कहते हैं कि कैमरा लेके मतलब रहो, हम नहा रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं? ये मतलब ये क्या कर रहे हैं जी? आज सबसे बुरी खबर, आज सबसे बुरी खबर क्या है जानते हैं? अमेरिका से जिस प्रकार से भारतीयों को भेजा है नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ने, उसमें 30 गुजराती है। और इसी को लेकर जब राहुल गांधी ने सवाल कर दिया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को उनके प्रिय परम मित्र ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया तो पूरा भाजपा आग बबूला हो गई। राहुल गांधी का सवाल बिल्कुल जायज है कि हमारे देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कद क्या इतना छोटा हो गया कि तमाम देश के लोगों को बुलाया गया और हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। तो राहुल गांधी का बयान खराब लगता है। कपिल मिश्रा जब उनके चरित्र पर सवाल उठाता तो अच्छा लगता है, तब उनको आप टिकट दे देते हैं करावल नगर से। चलिए, राहुल गांधी ने तो कभी कपिल मिश्रा के बारे में क्या रिपोर्ट है आपके पास? क्योंकि आप उस बूथ तक पहुंचे हैं नहीं, उनके इलाके में मुझे नहीं पता, लेकिन क्या रिपोर्ट है? बहुत कांटे की लड़ाई में फंसे हुए हैं, बहुत ही कांटे की लड़ाई में फंसे हुए हैं। ये उनका जो ट्विन कैरेक्टर कोई काम नहीं आएगा। कैसे ट्विन कैरेक्टर के हैं? जब आम आदमी पार्टी में थे तो इसी हिंदुत्व को गाली देते थे। आज वो रमनम्मा पहन के घूम रहे हैं। रमनम्मा समझते हैं ना, राम राम लिखा रहता है कपड़ा पे। मैंने तो देखा सुदर्शन चैनल के जो गेस्ट रूम में कई घंटों तक बैठे रहते थे, तब जाके वो चौहान जो है समय देता था इनको मिलने के लिए।
मैंने इनको और वो क्या कहते हैं पूना वाला को देखा है, कई घंटे वो व्हाइट वाला जो सोफा लगा हुआ है बाहर में, जैसे एंटर कीजिएगा ना रिसेप्शन के बगल, रिसेप्शन के ठीक पैरेलल में व्हाइट वाला सोफा का गेस्ट रूम सोफा लगा हुआ है गेस्ट रूम में। मैंने देखा है कपिल मिश्रा को, इस आजाद पूना वालों को, ये लोग कैसे ट्यून कैरेक्टर के हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता, मैंने खासकर ये देखा है, चाहे साहब सिंह वर्मा से लेके और अब तक का यदि आप देखे पीरियड देखे, तो इस प्रकार का के माहौल का कोई असर दिल्ली की जनता पे पड़ता नहीं है। हाँ, अपर मध्यम वर्ग जो है उसका जनरली झुकाव बीजेपी के प्रति है, लोअर मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है उसका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। और इसमें जो मेन फैक्टर है महिला वोटर है, महिला वोटर का झुकाव यदि मोर देन 50% अरविंद केजरीवाल की तरफ हो जाता है, तो ये जो 2020 में जो पैटर्न आपने देखा, वही पैटर्न आपको आपने क्या देखने को मिलेगा। कम से कम 2 दर्जन बूथों पर आप गए थे, बताया आपने। महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी के प्रति अधिक मैंने देखा है। अरे आप बताइए ना जी, आप जो मतलब कोई एक परिवार है जो 20,000 30,000 कमा रहा है, उसमें एक महिला, उसके परिवार में उस महिला का भी भागीदारी है, वो जॉब करने जाती है और उसको किराया नहीं लग रहा है। मान लीजिए मंथली नोएडा से कोई सीपी काम करने आती है और उसको दिल्ली में किराया नहीं लगता है, तो उसको मतलब 3,000 4,000 रुपया पर मंथ बच रहा है। तो ऐसे वर्ग क्यों बीजेपी को वोट करेगी? ज्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे पता है कि आप जनकपुरी में अभी एक मित्र के घर में किसी तरह से मैक्सिफ्ट स्टूडियो बनाकर घुसे हुए हैं, तो मित्र की भी परेशानी बढ़ा रहे होंगे। आपको और बूथों पर निकलना है, कोई 6 बजे तक पोलिंग है। असल सवाल यह है कि किस पार्टी के वॉलंटियर बूथ पर ज्यादा दिख रहे हैं, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि शाम 6 बजे के बाद की पोलिंग, याद रखिए दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी भारत सरकार के अधीन है, एलजी साहब के अधीन है। एलजी साहब किसके आदमी है पता है? वो झारखंड नहीं है कि हेमंत सोरेन की ब्यूरोक्रेसी है कि 6 बजे के बाद 6 बजे तक जो लाइन में लगा 5-10 लोग बचे हुए उनको करा दो, उसके आगे नहीं। असल सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस किसके वॉलंटियर मौजूद है कि 6 बजे के बाद जो इलेक्शन में खेला होता है, महाराष्ट्र में जिस खेले का जिक्र किया गया, मामला कोर्ट में पहुंच गया है, उस खेला को रोकने के लिए बूथ वाइज वॉलंटियर किसके ज्यादा दिख रहे हैं? झाड़ू वाले, कमल वाले या पंजा वाले? नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, और इन दिनों के तुलना में कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा कम सक्रिय हैं। बूथों पे मैंने कांग्रेस के लोगों को थोड़ा कम देखा, लेकिन झड़प की भी कई जगह से घटना खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की भी किया गया है। कई जगह से ये शिकायत है कि जहां आम आदमी पार्टी के जो मतलब समर्थकों का अधिक मतलब है, वहां पे कई तरह के रुकावटें पैदा की जा रही है। मतलब वहां पे पुलिस का भी जो रोल है, दिल्ली पुलिस का जो रोल है, थोड़ा उसमें उसको लेकर भी सवाल है। तो कई जगह जो बुर्का में जो महिला हैं उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है। तो कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, और इस पे ईमानदारी पूर्वक चुनाव आयोग को देखना है कि इस प्रकार की शिकायतें हैं तो उसको कैसे मतलब टैकल करते हैं। लेकिन सक्रियता दोनों पार्टियों का, खासकर भाजपा और आम आदमी पार्टी का खूब है। जो अंत तक बूथ पे टिके रहेंगे वो पार्टी को लीड कराने में सफल रहेंगे। अच्छा, दिल्ली के आउटस्कर्ट और दिल्ली, देखिए कहा जाता है दिल्ली में कि दिल्ली का जो सुपर पॉश कॉलोनी सब है, जैसे ग्रेटर कैलाश, बसंत विहार, महारानी बाग, ये सब कहा जाता है कि एंटी बीजेपी सेंटीमेंट वाला है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो हार्वर्ड वाले हैं, हार्ड वर्क वाले कम है। दूसरा, जो दिल्ली की झुग्गियां हैं, या जो दिल्ली में लोअर मिडिल क्लास का इलाका है, बादली हो गया, शालीमार बाग हो गया, वजीराबाद, संगम विहार, दक्षिण दिल्ली के खानपुर, अंबेडकर नगर, ये सब जो इलाके हैं, ओखला, पटपड़गंज, ये सब जो इलाके हैं, ये कहा जाता है कि ये भी आम आदमी पार्टी के हैं मोटे तौर पर, जैसी बातें सुनते हैं हम लोग। और जो दिल्ली में ईएमआई पर हर महीने किस्त भरने वाला जो द्वारका उपनगर डेवलप हुआ है, कहा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि उसकी सोच गुड़गांव और नोएडा जैसी है। बाकी दिल्ली की सोच अपने जेब को ध्यान में रखने वाली है। क्या लगता है आपको, इस चुनाव में उसका असर आपने देखा है क्या?
देखिए हर जगह हर प्रकार का फीलिंग है। देखिए कई लोगों से मैंने सवाल किया तो पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, साफ पानी एक बड़ा मुद्दा है। कई लोगों से मैंने पूछा तो शिक्षा बड़ा मुद्दा है। कई लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। कई लोगों ने शिकायत भी किया है कि पीने की पानी जो है साफ जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो नहीं पा रही है। दूसरी तरफ मतलब ऑक्सीजन मतलब साफ ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए और उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। कई लोगों को जो स्कीम जो अरविंद केजरीवाल लाए हैं उनको पसंद है। कई लोगों जो अपर मध्यम वर्ग हैं जो उनका कहना है कि टैक्स में हमारी अधिक भागीदारी है लेकिन हम लोगों को सरकार की तरफ से मिलता कुछ नहीं है, तो टैक्स भरे हम और मिले किसी और को। तो जो अपर मध्यम वर्ग है उनमें थोड़ा ये जो रेवड़ी कल्चर है उसको लेकर थोड़ा नाराजगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि कोई 21 दे रहा है तो अगला जो रेवड़ी कल्चर का विरोध करता था वो तो 25 दे रहा है। तो दोनों तरफ से रेवड़ियां बांटा जा रहा है। अब किसका रेवड़ी टेस्टी होगा किसका रेवड़ी टेस्टी नहीं होगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हर जगह हर विधानसभा के अलग अलग माहौल है। लेकिन ओवरऑल आप मुझसे पूछें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी में टक्कर है, आम आदमी पार्टी को लीड है। सवाल ये उठता है कि 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस कितना नुकसान पहुंचा पाती है, नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी में है या चुनाव जीतने की कैपेसिटी में है, ये 8 तारीख को तय होगा। जी बिल्कुल। ऋषि जी अब बता दीजिए, चूंकि अभी आप जनकपुरी इलाके में है पश्चिमी दिल्ली के, आगे आप किस तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपके से बनाए रखें और दोबारा मैं जनकपुरी में हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा नई दिल्ली जाऊंगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सीट है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व 2 मुख्यमंत्री के दोनों पुत्र आमने सामने हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आसान है या लड़ाई दिलचस्प है? जो खबर है लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि संदीप दीक्षित भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और साहेब सिंह वर्मा के जो पुत्र हैं प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार है। तो स्वाभाविक है कि उनका भी कैडर वहां लगा हुआ है। तो इस बार जो मार्जिन पिछले बार 25,000 का मार्जिन था अरविंद केजरीवाल का, वो मार्जिन कितना कम होता है ये देखने की बात है। मार्जिन तो बढ़ेगा तो नहीं लेकिन मार्जिन घटेगा ये लगभग तय है। कितने फासले मेंटेन कर पाते हैं अरविंद केजरीवाल ये देखना होगा। तो मैं जनकपुरी के बाद मैं दिल्ली निकलूंगा, नई दिल्ली सीट पे जाऊंगा। गोल मार्केट वाले एरिया में पत्रकारों की गाड़ियां भी चेक की जा रही है, पत्रकारों प्रेस लिखी हुई गाड़ियों को भी पुलिस चेक कर रही है, कई कागजात देखे जा रहे हैं। क्या ये किस हद तक ये बात सही है? छिटपुट खबर आई है इसको लेकर कि कई पत्रकारों के गाड़ियों को भी चेक किया गया है कहीं। नहीं, मेरे गाड़ी को अभी तक चेक नहीं किया गया। देखिए अब दिल्ली जाते हैं तो कहीं गाड़ी को चेक किया जाता है नहीं किया जाता है, ये मैं देख के बताऊंगा। मैं जो मेरे साथ होगा घटना तो मैं बताऊंगा। जी ठीक है ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ताजा तरीन जानकारी दिल्ली के वोटर्स के मिजाज को लेकर के दी और आगे दिल्ली का मिजाज किस दिशा में मूव कर रहा है, किस तरह दिल्ली की अगली सरकार 8 तारीख को जनमत के सहारे बनने की सूरत बनेगी, दिल्ली कैसी सरकार चाहती है और दिल्ली का मुस्तकबिल क्या है, दिल्ली का भविष्य क्या है और दिल्ली अपने लोकतांत्रिक परिवेश को रेन कोट पहनकर नहाने वाले आरोप को सही मानती है या मफलर टी शर्ट लोअर पहनने वाले प्रत्यक्ष घटना को सही मानती है। तो कही हुई बात या देखी हुई बात में दिल्ली किसे सही मानती है, आज जरा इसे भी देख लेते हैं। वैसे ध्यान रखिए, दिल्ली है, मुंबई की माया नगरी नहीं है, दिल्ली है। और माया नगरी और दिल्ली, इन दोनों में राजनीतिक चेतना जिस तरह से है उसमें यही कहा जा सकता है कि माया नगरी हो या दिल्ली हो, यहाँ मायावी कैरेक्टर को लोग एक आध बार तो बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। देखते जाइए किस तरह का लक्षण आज शाम होते होते द ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशा जो आप देखेंगे, उस तमाशे में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपना अनुमानित सीट बता देता हूँ आपको। नहीं अभी मत बताइए, चूंकि चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है, चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है 5 बजे तक रुक जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।